गुड आफ्टरनून क्लास 9th। लास्ट क्लास में हमने वैलेंसी के बारे में जाना था। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ वैलेंसी, रिलेशन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी एंड टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैंने एग्जाम्पल्स के साथ उसको एक्सप्लेन कर दिया था। तो बहुत सारे आपके बुक्स में, आप जब अपनी बुक्स देखोगे तो यू विल फाइंड आपको बुक्स में बहुत सारे एलिमेंट्स के और आयंस की वैलेंसीज के साथ और उनके फॉर्मूलाज आपके बुक में दिए हुए हैं। तो यू गो थ्रू दैट, आप उसको अच्छे से देखो। एक बात और है कि इतने सारे का आपको लगेगा कैसे याद करेंगे। तो जो प्रोसेस से हमने बताया है उस प्रोसेस से आपने कईयों का जिस तरह से वैलेंसी निकालने का मैंने कल बताया था, तो उसमें कईयों को तो आप खुद से भी निकाल लोगे। और फिर एक बात और, जब आप लिखना शुरू करोगे, जब आप देखना शुरू करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आप खुद ही फिर उसको लिखने लगोगे। आपको उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये वैलेंसीज, आयंस की जो वैलेंसीज हैं, एटम्स की वैलेंसीज तो हम एलिमेंट्स में जो जैसे सोडियम की वैलेंसी है, ये सिंपल आयंस जिसको हम बोलते हैं सिंपल आयंस, इनकी वैलेंसीज तो आप पता कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे, अब आयरन का है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा और फिर आयरन की 2 वैलेंसी होती है, तो ठीक है। अभी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना नहीं जानते अच्छे से, तो बहुतों का जो आप लिख सकते हो, वो जो आप पता कर सकते हो वो तो आप पता कर लोगे। अदरवाइज याद करने की बात ऐसी है कि विथ टाइम एंड विथ प्रैक्टिस आपको आयंस के फॉर्मूला और आयंस की वैलेंसीज खुद ही याद हो जाएंगी। उसके लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करके उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा। तो उन वैलेंसीज के हेल्प से ही हम एक्चुअली केमिकल फार्मूला लिखना सीखेंगे। वैलेंसीज का होना ज़रूरी है केमिकल फार्मूला लिखने के लिए। बहुत सारे तो ऐसे आयंस हैं जिनकी एक ही वैलेंसी होती है, ठीक है, वैलेंसी सिंगल वैलेंसी होती है। लेकिन कुछ हमारे एक ऐसे आयंस होते हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। अब जैसे हमारा एक है कॉपर, कॉपर की वेरिएबल वैलेंसी है। कॉपर 2+ भी होता है, कॉपर प्लस भी होता है। आयरन की बात करें तो आयरन की Fe2+ होती है, Fe3+, इस तरह की वेरिएबल वैलेंसी होती है। अगर मर्क्यूरी की बात करें तो Hg+, Hg2+। तो ये सारे के सारे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं। अब लेड का +2 होता है, +4 होता है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, हमारे बहुत सारे हमारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। अब लेड है, लेड का होता है +2, लेड होता है +4। तो ये आपको थोड़ा, तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आयरन का हमारा लैटिन नेम है फेरम, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलते हैं जो देखो यहाँ ये जो इनकी वैलेंसीज जो वेरिएबल वैलेंसी है, इसमें ये कम वाली वैलेंसी है। आयरन में 2+ कम वाली है, 3+ ज़्यादा वाली है। कॉपर में 1+ कम वाली है। तो जिसमें भी वेरिएबल वैलेंसीज इस तरह की होती हैं, तो जो कम वाली वैलेंसी होती है हम उसमें अस ऐड करते हैं। जैसे यहाँ ये हो गया हमारा फेरस, और जो ज़्यादा वाला है उसमें हम इक ऐड करते हैं, इक। जैसे ये कॉपर क्यूप्रस, क्यूप्रिक, ठीक है। अच्छा, जैसे हमारा मर्क्यूरिक। यहाँ कम वाला है प्लम्बिक। तो हम इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगर आपको कंपाउंड का नाम दिया है फेरस क्लोराइड, तो आप इजीली समझ जाओगे कि वहाँ जो आयरन की वैलेंसी है या आयरन जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट इज़ 2+। वहाँ जो वैलेंसी है, वैलेंसी के लिए हमें सिर्फ न्यूमरल वैल्यू से मतलब है। प्लस माइनस से वी आर कंसर्न, बट वैलेंसी इज डिसाइडेड बाय द न्यूमरल वैल्यू। प्लस और माइनस सिर्फ यही डिसाइड करते हैं उनके बगल में कि हमारा जो आयन इन क्वेश्चन है, द आयन जो हमारा है वो केटायन है
या एनायन है। अदरवाइज हमारा जो वैलेंसी है दैट इज़ ओनली डिसाइडेड बाय दिस न्यूमरल वैल्यू। ये तो सबको क्लियर है। तो हम लोग स्टार्ट करना शुरू करते हैं कि हाँ हम केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे। देखो बेटा, किसी भी चीज़ का केमिकल फार्मूला लिखने के लिए, किसी भी चीज़ का केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हमें सबसे पहले तो सपोज़ हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का लिखना है, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला लिखना है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब है इसमें है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। आप इसकी वैलेंसी ईजिली बता सकते हो, जिस तरीके से हम लोगों ने कल वैलेंसी निकाली थी उससे हमें ईजिली पता चल जाएगा कि मैग्नीशियम की वैलेंसी है +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2, ठीक है। अब हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखने के लिए हमें कैटायन और आयन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इसमें कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द कैटायन एंड एनायन। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, हम बहुत इजीली जानते हैं मैग्नीशियम वहाँ कैटायन है और ऑक्सीजन वहाँ एनायन है। हमें कैटायन और आयन को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए हमें सबसे पहले कैटायन लिखना होता है। कैटायन और एनायन में वी फर्स्ट राइट कैटायन, कैटायन हम पहले लिखते हैं, एनायन हम उसके बाद लिखते हैं, ठीक है। वी राइट कैटायन फर्स्ट एंड देन द एनायन, ठीक है। अब देखो, उसके बाद अब एक कैटायन का फॉर्मूला और कैटायन का चार्ज लिखना है। कैटायन का फॉर्मूला हमने लिख लिया, हमने कैटायन का चार्ज लिख लिया, ठीक है। उसी तरह हमने एनायन का फॉर्मूला लिखा और एनायन के ऊपर का हमने चार्ज लिख दिया, ठीक है। अब एनायन का लिख दिया, अब हम क्या करते हैं, ये लिखा हमने Mg2+ और ये लिखा हमने O2-। ये मेथड जो हम करने जा रहे हैं इसको बोलते हैं किम-थॉर्प क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। आप इसको इस तरह करो, अगर आपको मुश्किल है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। हमने यहाँ मैग्नीशियम लिखा, कैटायन हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, अब हमें +- को छोड़ सकते हैं। ये मैग्नीशियम की वैलेंसी है, हमने इसके नीचे 2 लिखा, ये ऑक्सीजन है, इसकी वैलेंसी है, हमने इसके नीचे 2 लिखा, ठीक है। अब हम क्रॉस करेंगे, वी विल क्रॉस। एक बात याद रखो, वैलेंसी यहाँ सुपरस्क्रिप्ट में है, ये पोजीशन सुपरस्क्रिप्ट होता है, ये पोजीशन सबस्क्रिप्ट होता है। अब ये जो सुपर हमने यहाँ वैलेंसी इस तरह लिख दी, अब हम इसकी वैलेंसी को इसके साथ मिलाते हैं और इसकी वैलेंसी को इसके साथ मिलाते हैं। दिस मेथड इज नोन एज किम-थॉर्प क्रिस क्रॉस मेथड। क्लियर है? अब हम इसकी वैलेंसी इसके साथ मिलाते हैं और इसकी वैलेंसी इसके साथ क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस करेंगे तो हमारे पास आए, और क्रॉस करने के बाद ये जो हमारे नंबर्स हैं ये सबस्क्रिप्ट में आएंगे। यहाँ तो ये सारे के सारे सुपरस्क्रिप्ट में थे और जब हम क्रॉस करेंगे तो ये सबस्क्रिप्ट में आएंगे। ये 2 यहाँ आया और ये 2 ऑक्सीजन के नीचे Mg2O2, ठीक है। अब ये 2 और 2 कॉमन है, इस 2 और 2 कॉमन है, हम कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। इसको अगर हम MgO, 2 और 2 कॉमन है, जब आप कॉमन फैक्टर लीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो करेक्ट फार्मूला है वो है MgO। मैं यहाँ लिखती तो इसको ऐसे लिखती, इसको यहाँ लिखती और इसको मैं यहाँ लिखती, तो शायद आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता, तो मैंने वैलेंसी को नीचे लिख के इसको लिख दिया है। मैटर वही होता, ये भी होता Mg2O2 जिसका हम कॉमन फैक्टर लेते 2, तो ये बन जाता MgO। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर MgO।
मैग्नीशियम, सॉरी नॉट फार्मूला फॉर MgO, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें केटायन आयन दूसरी बात, एक फार्मूला लिखने वक्त सबसे पहली चीज़ जो आपको आनी ही चाहिए वो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड कंसर्न्ड है, जिस कंपाउंड का हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और उन एलिमेंट्स का सिंबल क्या है, या उनमें जो आयंस प्रेजेंट हैं, जो कॉम्प्लेक्स आयंस, जैसे ये तो सिंपल आयन है, दिस इज़ अ सिंपल आयन, दिस इज़ अ सिंपल आयन, बट दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन मीन्स इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट है। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स आयन, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स आयन, जस्ट बिकॉज कि इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट है। ये सिंगल एलिमेंट आयन है पर इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट हैं और इसी वजह से हम इनको कॉम्प्लेक्स आयंस बोल रहे हैं। तो आपको जो भी कंपाउंड का, किसी भी कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए आया है तो सबसे बेसिक बात आपको पता होना चाहिए कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और उन एलिमेंट्स या उन आयंस का सिंबल क्या है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो यू कैन नॉट राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर द कंपाउंड। तो ये दो बेसिक चीज़ तो आपको पता होनी ही चाहिए कि उस कंसर्न कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं एंड व्हाट आर द सिंबल्स फॉर दैट आयन और दैट एलिमेंट। क्लियर है? तो ये तो एक हुआ। अभी हम और एग्जांपल्स देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ, अब भी देखते हैं और सपोज हमें केमिकल फार्मूला लिखना है। सपोज वी आर गोइंग टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। मुझे ये पता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो हैं कार्बन और क्लोरीन। यू मस्ट नो इट। टेट्रा का मतलब 4 होता है तो वो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। तो क्लोरीन का सिंबल है Cl और कार्बन का सिंबल है C। अब आपको इसमें केटायन और आयन आइडेंटिफाई करना है। नाउ केटायन और आयन आइडेंटिफाई करने में क्लोरीन हमें पता है कि क्लोरीन इज़ एन एनायन, तो क्लोरीन हमारा एनायन है, ये हमें पता है, और क्लोरीन का वैलेंसी है -1। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन हमारा केटायन है और कार्बन की वैलेंसी होती है +4। आप कार्बन का निकाल के देखना, कार्बन की वैलेंसी होती है +4। कार्बन नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, हेंस कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो अब अच्छा ठीक है, पहले ये देखते हैं कार्बन और क्लोरीन। ठीक है, अब हमने इसमें केटायन और एनायन को आइडेंटिफाई कर लिया। केटायन आयन आइडेंटिफाई हो गए हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे केटायन को विथ इट्स सिंबल एंड वैलेंसी, दूसरा हम लिखेंगे एनायन को विथ इट्स सिंबल एंड वैलेंसी। ये इस तरह, अगर नहीं इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं C4Cl1। नाउ किम थॉर्प क्रिस क्रॉस मेथड, ये बना C1Cl4। 1 जो सबस्क्रिप्ट में जब 1 होता है तो हम 1 को लिख के नहीं बताते हैं। व्हेन देयर इज़ नो डिजिट इन द सबस्क्रिप्ट ऑफ एन सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के सिंबल के सबस्क्रिप्ट में जब कोई नंबर नहीं है तो वहाँ हम ऑलरेडी 1 ही मानते हैं। अगर मैं यहाँ नहीं लिखूँ C के नीचे 1 अगर मैं ना लिखूँ तो भी आप यही मानोगे कि अच्छा C एक ही है यहाँ पे, तो वी डोंट नीड टू राइट 1 हियर। तो फाइनली जब हम इसको करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं CCl4। नाउ दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा मीन्स 4, टेट्राक्लोराइड मीन्स उसमें 4 क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट थे। क्लियर है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड।
अच्छा, अब हम लिखते हैं HCl। देखो बेटा, कोई भी आयनिक कंपाउंड जब होता है ना, आयनिक कंपाउंड में डिसाइड, आयनिक कंपाउंड मतलब जहाँ आयंस का फॉर्मेशन होता है, तो कैटायन आयन डिसाइड करना बहुत आसान है। अब मैंने कल आपको HCl का एग्जाम्पल बताया था, HCl के एग्जाम्पल में आपने देखा था कि हमारा HCl तो शेयरिंग करता है ना, वहाँ इलेक्ट्रॉन, वहाँ कोवैलेंसी थी, दे वेर शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच। वो तो समझ में आ गया कि चलो भाई वैलेंसी तो 1 होगी, बट हम इसमें डिसाइड कैसे करेंगे कि विच इज़ द कैटायन एंड विच इज़ द एनायन। तो एक्चुअली इस स्टेज पे यहाँ पे एक टर्म आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब यहाँ पे आप ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं भी करो तो HCl का हमको पता है कि Cl जब भी है वो एक नेगेटिव आयन ही फॉर्म करेगा, Cl विल नेवर फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। तो Cl के लिए हमने तो हमें चलो ये है, हम ऐसे हम लिखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हमें हाइड्रोजन क्लोराइड का करना है। हाइड्रोजन क्लोराइड में मुझे पता है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, और इसमें मुझे डिसाइड करना है विच इज़ द कैटायन एंड विच इज़ द एनायन। तो हाइड्रोजन की जहाँ तक बात है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और नेगेटिव दोनों, हाइड्राइड होता है तो वो नेगेटिव आयन होता है, क्लोरीन है तो वो नेगेटिव आयन ही है। तो ऑब्वियस है कि दो नेगेटिव आयन तो नहीं हो सकते, तो क्लोरीन नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, और इसका 1 है ये हमें पता है, चलो यहाँ तो पता है। लेकिन इसको एक चीज़ और से हम डिसाइड करते हैं, वो टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है बेटा कि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन, आपको याद होगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। कल मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने कोवैलेंसी बताई थी, उसमें ये एग्जाम्पल बताया था, उसमें आपको ये पता है। अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस है उसमें 1 प्रोटॉन है, और क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है उसमें 17 प्रोटॉन है, ठीक है। तो अगर सपोज कि ठीक है, हम रस्साकशी का खेल जानते हो ना, रस्सी खींचते हैं, 2 ग्रुप बनता है और रस्साकशी का गेम होता है। तो उसमें क्या होता है कि रस्सी है बीच में, और सपोज़ कि रस्सी के एक तरफ सिर्फ 1 आदमी है और रस्सी के दूसरी तरफ 17 लोग हैं, ठीक है। ये रस्साकशी हो रही है, यहाँ पे 1 पर्सन है और यहाँ पे 17 पर्सन है। तो आप ये बताओ कि ये कौन ताकत किधर ज़्यादा है? ताकत इधर ज़्यादा है, ये बहुत लोग, 1 आदमी और एक तरफ 1 आदमी और एक तरफ 17 आदमी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रस्सी जो है, या रस्सी की बात छोड़ दो, सपोज़ करो कि मैं हूँ, ठीक है, और मुझे खींचना है, 2 ग्रुप बने हैं, मुझे खींच रहे हैं। एक तरफ से मुझे 1 इंसान खींच रहा है और दूसरी तरफ से 17 लोग मिलके खींच रहे हैं, तो मैं किसकी तरफ खींच के जाऊंगी? ऑब्वियस सी बात है, जिधर 17 लोग हैं वो लोग मुझे अपनी तरफ पुल कर लेंगे। तो बात यहाँ भी वही है, यहाँ 17 प्रोटॉन है और यहाँ 1 प्रोटॉन है। ये 17 प्रोटॉन जो है अपनी ताकत इस शेयर्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है उसको हम कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम इनको कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो क्लोरीन के जो 17 प्रोटॉन है वो अपनी, प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। अब 17 प्रोटॉन जितनी ताकत लगाएंगे अट्रैक्शन पावर इस शेयर्ड पेयर पे, क्या 1 प्रोटॉन उतनी ताकत लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। 17 प्रोटॉन की ताकत ज़्यादा होगी, 1 प्रोटॉन की ताकत कम होगी। इस रस्साकशी के चक्कर में क्या होगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा, पूरी तरह नहीं, थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ झुक जाता है। थोड़ा सा ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीचों बीच ना रह के क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया, हाइड्रोजन से थोड़ी सी दूरी बन गई, तो इस कारण से क्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव, पूरी तरह नहीं जाएगा क्योंकि वह शेयरिंग हो रही है, लेकिन शेयरिंग में बराबर शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, लेकिन ये जो पेयर है ना, ये चूँकि क्लोरीन के 17 प्रोटॉन की अट्रैक्शन पावर इतनी ज़्यादा है कि ये शेयर्ड पेयर को थोड़ा सा अपनी तरफ झुका लेते हैं। इनकी तरफ झुक जाने से क्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल
नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये जो फेनोमेनन है किसी भी एलिमेंट का, तो किसी भी कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, एटम का, टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ झुका लेने की जो टेंडेंसी होती है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम इसी को कहते हैं, टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो वही इस रसाकसी के चक्कर में क्लोरीन के ऊपर एक माइनस डेल्टा आ जाता है, इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। प्लस डेल्टा एंड माइनस डेल्टा मीन्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल, पूरी तरह नहीं जाता है, थोड़ा सा झुक जाता है सिर्फ उसकी तरफ। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखो, डिसाइड करो, यहाँ से भी हम इजीली अब पता चल गया कि नहीं, यहाँ केटायन का काम तो हमारा हाइड्रोजन ही कर रहा है और एनायन का काम हमारा क्लोरीन कर रहा है। आप वैसे भी पता कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि क्लोरीन इज ऑलवेज अ नेगेटिव आयन, तो आप उससे भी पता कर सकते हो, ईजी है। पर ये एक टर्म था जो मुझे आपको बताना था, तो मैंने इस तरीके से बता दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको आगे भी जाके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको 10th में तो पूरा पढ़ना है डिटेल में, व्हेन यू विल स्टडी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो अब हमें पता चल गया हाइड्रोजन क्लोराइड का ये हो गया H+ और ये हो गया Cl-, हमें तो पता चल गया। ठीक है, हम यहाँ पूरा लिख रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। तो आप एक्चुअली इस तरह के कंपाउंड्स में क्या होता है ना, जब हम किसी भी केटायन और आयन, जो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा, जिसमें आयंस का एक्चुअली फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें तो आयन बना नहीं है, इसमें हम प्लस माइनस लिखते नहीं हैं, इसमें हम सिर्फ वैलेंसीज लिखते हैं। लेकिन हमें पता है, हमें पता है हाइड्रोजन ही केटायन होगा और क्लोरीन ही, लेकिन हम यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। इसने कंपाउंड इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से नहीं बनाया है, दे हैव फॉर्म्ड कंपाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हम यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखेंगे। वी नो कि हाँ ये केटायन ही का काम कर रहा है, ये एनायन का काम कर रहा है। वी विल जस्ट लाइक देयर वैलेंसीज, हम सिर्फ वैलेंसी लिखेंगे, हम वैलेंसीज को क्रॉस ओवर करेंगे और ये बन जाएगा H1Cl1 विच विल बी इक्वल टू HCl। दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड। हम कैसे जानेंगे कि हमारा जो कंसर्न कंपाउंड है, देखो बेटा बेस से वो आयनिक कंपाउंड है या कोवलेंट कंपाउंड है। तो नॉर्मली जिस कंपाउंड्स में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट हो एज अ केटायन, जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन एज अ केटायन प्रेजेंट होगा, तो वो तो ऑब्वियसली है कि वो कंपाउंड जो है हमारा, वो हर हाल में एक कोवलेंट कंपाउंड ही होगा। ठीक है, अभी जैसे एक आप देखो एग्जाम्पल सोडियम हाइड्राइड, और फिर विथ प्रैक्टिस आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। जैसे जैसे भी आप पढ़ोगे, आप अभी एनायंस और केटायंस का बुक में देखो, आपके बुक में सब कुछ दिया हुआ है, कई सारे केटायंस एनायंस सबका आपको सिंबल के साथ सबकी वैलेंसीज दी हुई हैं, तो आप उसको देखो आराम से। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, यहाँ सोडियम हाइड्राइड, तो वी नो कि सोडियम हाइड्राइड है, तो इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं दैट इज सोडियम और हाइड्रोजन। ठीक है, सोडियम और हाइड्रोजन, और सोडियम इज Na, हाइड्रोजन इज H। यहाँ तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ सोडियम ही पॉजिटिव आयन है, सोडियम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, और सोडियम है उसके पास एक है, वो शेयरिंग कभी नहीं करेगा सोडियम, इट विल नेवर शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन। उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, भैया ले लो, मेरी जान छोड़ो, तो सोडियम विल ऑलवेज फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड, तो ये +1 होगा। और हाइड्रोजन जब ये देने को तैयार है, तो हाइड्रोजन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन और अगर ले हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ सोडियम तैयार बैठा है भाई कि तुम एक इलेक्ट्रॉन मेरा ले लो, मुझे नहीं चाहिए, तो वो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन फटाफट ले लेता है और अपना नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन हीलियम का नोबल कन्फिग्रेशन 2। अब हाइड्रोजन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है,
तो ये बन गया हाइड्रोजन आयन और ये हो गया, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2। यानी यहाँ हाइड्रोजन कंप्लीटली एक नेगेटिव आयन का काम करेगा, यानी वो एक एनायन का काम करेगा और उसकी सोडियम 1 दे रहा है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी यहाँ हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो हो जाती है -1। तो मैं आपको ये बता रही थी कि वेन एवर अ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एज कैटायन द कंपाउंड इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, बट एनायन के रूप में देयर इज ऑलवेज अ आयनिक कंपाउंड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 crossover and it will form Na1H1 and this is NaH। ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्राइड। अच्छा, अब हम बात करते हैं सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट में हमें पता है कि इसमें सोडियम प्रेजेंट है और नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। सोडियम का सिंबल हमें पता है Na, नाइट्रेट इज NO3-, नेगेटिव आयन नाइट्रेट है। सोडियम हमें पता है ऑब्वियसली ऑलवेज +1 स्टेट में ही होता है, सोडियम तो +1 स्टेट में ही रहता है। कैटायन हमने डिसाइड कर लिया, हमने पहले कैटायन लिखा, फिर हमने एनायन लिखा, हमने दोनों का वैलेंसीज लिखी। अब हम इसको लिख सकते हैं Na1 NO3 क्रॉस ओवर और ये बन गया Na1 NO3, या हम इसको लिख सकते हैं NaNO3। ठीक है बेटा, ये जो 1 है सोडियम का, ये पूरा का पूरा NO3 पे आएगा, तो हम इसको इस तरह घेर के लिखेंगे NaNO3 चूँकि ये 1 है, कोई वो नहीं है, इसलिए हमने सिंपल यहाँ NaNO3 लिख दिया। लेकिन यही अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट की बात करें, तो कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम है और नाइट्रेट है, ये हमें पता है। कैल्शियम है Ca+2, नाइट्रेट है NO3-1। ठीक है, अब हम लिखेंगे कैल्शियम का 2, नाइट्रेट का 1, ये हमने ऐसे किया, हमने क्रॉस ओवर किया, तो ये होगा Ca1, ये 2 सारे NO3 पे जा रहा है, तो NO3 होल 2, और कैल्शियम के 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो कैल्शियम CaNO3 होल 2। समझ में आ गई बात सबके? समझ में आ गया? कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल 2। क्लियर है सबको? तो कॉम्प्लेक्स आयंस के केस में हमेशा पूरे आयंस को हम ब्रैकेट में कवर करते हैं और तब सबस्क्रिप्ट में वैलेंसी को हम लिखते हैं। बहुत इजी है लिखना, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अभी तो आपकी बुक्स में आयंस का दिया है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आप बहुत इजीली खुद भी आपको वैलेंसीज याद होने लगेंगी, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट। अच्छा, आपकी बुक में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन। विच ऑफ द, आपको दिया है एल्यूमिनियम सल्फेट। चलो पहले हम एल्यूमिनियम सल्फेट का लिखते हैं, उसको छोड़ दो। हम एल्यूमिनियम सल्फेट, अब हमें पता है कि एल्यूमिनियम सल्फेट में हमारे एक है हमारा एल्यूमिनियम और दूसरा है हमारा सल्फेट आयन। ठीक है, एल्यूमिनियम का हमें पता है Al और इसकी वैलेंसी होती है +3, सल्फेट की वैलेंसी होती है SO4-2। ठीक है,
अब यहाँ हमने लिखा Al, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा सल्फेट, यहाँ लिखा 2। नाउ द क्रॉस ओवर, हमने क्रॉस ओवर किया, ये Al2SO4 कॉम्प्लेक्स आयन है, इसको पूरा कवर करना होगा और तब हमारा सबस्क्रिप्ट में ये 3 जाएगा। दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट। समझ में आई बात सबके? दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है आपको इसको लिखने में। जस्ट अ मिनट। एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड, इसको पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि हाँ, इसमें प्रेजेंट है हमारा सिल्वर और दूसरा है हमारा सल्फर। सिल्वर का हमारा सिंबल होता है Ag, इसकी वैलेंसी होती है +1, सल्फर होता है S-2। अब हम लिखेंगे Ag1S2 क्रॉस ओवर और ये हो गया हमारा Ag2S। सपोज बेटा आपको कुछ ऐसा कंपाउंड आ जाता है, सपोज़ आपको एक ऐसा कंपाउंड आता है जिसमें आपको सपोज़ ऐसा है, एक आपको फाइनल में आता है X2Y4, फाइनल जब आप लिखते हो तो X2Y4 ना बेटा होल नंबर रेशियो हमें लेना होता है नीचे का। ये जो है स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो होना चाहिए हमारा नीचे। तो इसका अगर हम स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे तो XY2 आएगा। ये अगर इस तरह है तो हम अगर हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो लेना है, हमारा जो सबस्क्रिप्ट में डिजिट्स आएंगे, सबस्क्रिप्ट में जो न्यूमरल्स आएंगे, उसका हमें स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो लेना है। जैसे हम अगर कैल्शियम सल्फेट की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट है, मुझे पता है इसमें कैल्शियम प्रेजेंट है और इसमें सल्फेट आयन प्रेजेंट है, ठीक है। कैल्शियम का Ca+2, सल्फेट का SO4-2, इसको हमने लिखा Ca2SO4 क्रॉस ओवर और इसको हमने लिखा Ca2SO4 बेटा अगर हम इसका स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो लें तो ये 2 स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो ये हो जाएगा CaSO4। हमें इसको इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है Ca2SO4 जस्ट बिकॉज कि जब हम इसका स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो लेंगे इट विल कम आउट टू बी CaSO4। तो हमें जो सबस्क्रिप्ट में जो हमारे न्यूमरल्स आएंगे, हमें उनका स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो लेना है टू कंप्लीट या टू राइट अ करेक्ट केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो केमिकल फॉर्मूला लिखने का अब आपको एग्जाम्पल में हम और भी देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्स लेट्स राइट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम
हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मुझे पता है, आपको भी पता होगा धीरे धीरे विद प्रैक्टिस, कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब इसमें अमोनियम आयन प्रेजेंट है, इसमें अमोनियम आयन प्रेजेंट है और इसमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है। मुझे तो ये पता चल गया, आपको भी पता हो गया। अब नाम देख के आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स या कौन कौन से आयन्स प्रेजेंट हैं एंड व्हाट आर द फॉर्मूलाज ऑफ द what are the formulae of the ions present in that very compound। तो अमोनियम आयन का फॉर्मूला होता है NH4, वैलेंसी होती है +1, हाइड्रोक्साइड आयन इज OH-। अब हम कैटायन पहले लिखेंगे, NH4 यहाँ 1, OH यहाँ 1, नाउ दिस वन एंड दिस वन, और ये बना हमारा NH4 होल 1 OH 1 है, वी डोंट नीड टू राइट दिस, तो वी कैन सिंपली राइट NH4OH। अब यही अगर हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बदले, अगर यही हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बदले हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड ना लेके अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम है, सल्फेट आयन है। ठीक है, हमें ये पता है सल्फेट आयन इज SO4-2। नाउ NH4 1 SO4 2, दिस इज क्रॉस ओवर, हमने क्रॉस ओवर किया, ये 2 कंप्लीट NH4 पे जाएगा, NH4 होल 2 SO4 होल 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 तो लिखना ही है, तो वी कैन राइट NH4 होल 2 SO4। दिस इज अमोनियम सल्फेट। कॉम्प्लेक्स आयन के सबस्क्रिप्ट में जब भी आएगा कोई भी नंबर अदर दैन 1, तो हम कंप्लीट ब्रैकेट में उसको इनक्लोज करेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन को हम ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे और तब सबस्क्रिप्ट में हम उस न्यूमरल को डिनोट करेंगे। क्लियर है सबको? मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए। तो ये था हमारा केमिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फेरिक क्लोराइड, इसमें देख लो, एक फेरिक क्लोराइड, मैंने आपको बताया था कि आयरन वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, मैंने फेरिक लिखा है। अब फेरिक लिखते ही मुझे पता चल गया कि यहाँ जो प्रेजेंट है वो आयरन प्रेजेंट है और क्लोरीन प्रेजेंट है और फेरिक है मतलब उसका सिंबल Fe और इक है मतलब वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्लोरीन तो Cl होता है, ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसको हमने लिखा Fe3Cl1, क्रॉस ओवर किया हमने और ये बन गया हमारा Fe1Cl3। वी डोंट नीड टू राइट 1, हम लिख सकते हैं FeCl3। दिस इज फेरिक क्लोराइड। तो मुझे फेरिक देखकर ही, फेरिक से ही पता चल गया कि अच्छा हियर द कंपाउंड प्रेजेंट इज, यहाँ जो हमारा प्रेजेंट है कंपाउंड वो है हमारा इक, मतलब आयरन जो है यहाँ हमारा वैलेंसी 3 शो कर रहा है। एक अच्छा, अब अगर आपको एक कंपाउंड आया लेड 2 ऑक्साइड, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको अस और इक ही दे, हो सकता है अब आपको आ गया लेड 2 ऑक्साइड। लेड 2 ऑक्साइड से ये तो समझ में आ गया कि इसमें लेड प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, लेड का Pb, ऑक्सीजन का O। लेड 2 ऑक्साइड, लेड 2 ऑक्साइड का मतलब हो गया यहाँ जो ये प्रेजेंट है वो +2, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन ऑलवेज एनायन होगा, लेड ऑलवेज कैटायन होगा और जो इसमें वैलेंसी है वो है 2। और ये इसको अब हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ लेड 3 होता तो ये होता 3 वैलेंसी,
लेकिन यहाँ 2 है तो हम यहाँ 2, अब हम लिखेंगे Pb2O2 क्रॉस ओवर, ये बनाया Pb2O2 एंड दिस कम्स आउट टू बी PbO, लेड ऑक्साइड। ठीक है, आप इसको प्लम्बस ऑक्साइड भी कह सकते हो, लेकिन या लेड 2 ऑक्साइड भी हम इसको कह सकते हैं। जैसे वहाँ फेरिक क्लोराइड था तो हम उसको आयरन 3 क्लोराइड भी कह सकते हैं, वहीं अगर फेरस क्लोराइड हो तो हम उसको कहते हैं आयरन 2 क्लोराइड। समझ में आई बात? अच्छा लेड 4 सल्फाइड, ठीक है, लेड 4 सल्फाइड, लेड 4 सल्फाइड, लेड 4 सल्फाइड, ठीक है। लेड 4 लेड है, सल्फाइड मतलब इसमें सल्फर है, लेड 4 मतलब +4 सल्फर -2 हमें पता है, लेड 4 मतलब प्लस। अब इसको हम लिखेंगे Pb4 सल्फर 2 क्रॉस ओवर, हमने क्रॉस ओवर किया, ये बनाया Pb2S4। यहाँ देखो 2 और 4, इसका हम स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ले सकते हैं, दिस विल कम आउट टू बी PbS2। दिस इज लेड 4 सल्फाइड। समझ में आ गई बात सबके? लेट मी अ सिप ऑफ वाटर, 1 मिनट। यहाँ तक क्लियर है सबको? आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने में। आपको आप प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम आती है तो आई एम देयर टू हेल्प यू। Now let's start molecular mass and formula mass. Molecular mass and formula mass. मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मैंने आप लोगों को एक वर्ड शायद बताया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड ये फार्मूला यूनिट, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला और फार्मूला यूनिट बताया था। एक्चुअली 2 तरह के कंपाउंड हैं, हमें पता है, एक है हमारा आयनिक कंपाउंड और दूसरा है हमारा मॉलिक्यूलर कंपाउंड या कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है ना, उसको कोवेलेंट कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स, और एक हमारा आयनिक कंपाउंड्स है। तो आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है बेटा, इट्स नथिंग बट निगेटिव और पॉजिटिव का अट्रैक्शन होता है। आपको पता है देयर इज़ ओनली अट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव आयंस। वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि सपोज मैंने कह दिया NaCl, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि ये एक Na और एक Cl है, अब ये अलग है, इनको दूसरे से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता है। NaCl में क्या होता है, यहाँ Na है, यहाँ Cl है, यहाँ Na है, यहाँ Cl है, फिर इस Na के नीचे Cl है, फिर यहाँ Na है, फिर ये Cl है, फिर यहाँ Na, इस तरह से समझ लो एक क्यूब है। अब इसके पीछे भी है, आपने क्यूब देखा है ना, मैंने आप लोगों को बताया था यानी इस क्यूब है ना, अब इसके पीछे भी Cl है, फिर उसके साथ यहाँ अलग से नहीं है कि ये Na और ये Cl हो गया तो बस छुट्टी, अब ये एक हमारा अलग यूनिट हो गया, ये हमारा एक अलग सिस्टम, ऐसा नहीं है। आयनिक कंपाउंड्स में नेगेटिव और पॉजिटिव का जो ये अट्रैक्शन, ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस का जो फॉर्मेशन होता है, इस कारण से कोई एक सिंगल यूनिट नहीं बनता। यहाँ नेगेटिव के बगल में पॉजिटिव है तो अब फिर इसके बगल में एक पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव, ये ऐसे, ये इस तरह का एक लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है। लैटिस स्ट्रक्चर होता है, लैटिस का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक रेगुलर पैटर्न रिपीट हो रहा है थोड़ी, अब ये पैटर्न हर थोड़ी थोड़ी दूर पे रिपीट हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हुआ, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इसके नीचे फिर यही पैटर्न रिपीट होगा, उसके नीचे फिर ये पैटर्न रिपीट होगा। तो रेगुलर इंटरवल पे एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट हो रहा है, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लैटिस स्ट्रक्चर।
आयनिक कंपाउंड्स के केस में ऐसा ही होता है। आयनिक कंपाउंड्स में कंक्रीट यूनिट नहीं होता, एक यूनिट अलग से नहीं होता। हम कह नहीं सकते अच्छा ये भाई हमारा एक NaCl अलग से, ये हमारा एक अलग NaCl का यूनिट है, ऐसा नहीं होता। वहाँ एक लैटिस स्ट्रक्चर होता है और पैटर्न रिपीट होते रहते हैं। तो वहाँ हम किसी एक चीज़ को उठा के नहीं कह सकते कि अच्छा ये तो NaCl का हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आयनिक कंपाउंड में आप मॉलिक्यूलर फार्मूला वर्ड यूज़ नहीं करते, हम वहाँ फार्मूला यूनिट वर्ड यूज़ करते हैं। फार्मूला यूनिट वर्ड का मतलब है कि इस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए सिर्फ अगर हम कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, वो ही हुआ उसका फॉर्मूला यूनिट। तो सोडियम क्लोराइड जब हम बोलते हैं तो हम सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखने के लिए NaCl बोलते हैं, ठीक है, NaCl बोलते हैं। या कैल्शियम क्लोराइड हम लिखते हैं तो CaCl2 बोलते हैं। तो ये CaCl2 और ये NaCl सिर्फ आपको ये बता रहा है कि हम अगर हमसे कोई पूछे कि हाँ सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, तो सोडियम क्लोराइड को हम डिपिक्ट करते हैं NaCl से। ये उसका फॉर्मूला यूनिट है। यानी जब हम फॉर्मूला लिखेंगे सोडियम क्लोराइड का तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यही है इसका फॉर्मूला यूनिट। ये एक अलग से कोई मॉलिक्यूल नहीं है कि हम कह देंगे अच्छा ये एक मॉलिक्यूल NaCl है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ एक मॉलिक्यूल कह के आयनिक कंपाउंड्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। आयनिक कंपाउंड्स इज अ लैटिस स्ट्रक्चर, रेगुलर पैटर्न रिपीट होते हैं। तो वहाँ एक अलग मॉलिक्यूल करके कोई कंसेप्ट नहीं है। वहाँ सिर्फ हम ये जो NaCl लिख रहे हैं, दिस इज़ नथिंग बट एक ऐसा यूनिट जो उसके फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये एक हम सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने के लिए चूँकि NaCl लिखते हैं, यही यूनिट यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं फॉर्मूला यूनिट। लेकिन अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें, सपोज हम वाटर की बात करें, ये H2O जो है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ये अपने आप में एक यूनिट है, इनका ये अपने आप में एक अलग एग्जिस्टेंस है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ इनमें ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव का कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई लैटिस स्ट्रक्चर का पैटर्न नहीं है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये हमारा H2O ये हमारा एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए हम इसको मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कहते हैं। दिस H2O इज रिप्रेजेंटिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और ये अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है। दिस H2O, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 1 O and 2 H, दिस H2O हैज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हाँ ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट हमारा वाटर के एक मॉलिक्यूल को हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि वहाँ मॉलिक्यूल वाला कंसेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ ये एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसको दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से डायरेक्टली कोई मतलब नहीं है खुद को पूरा करने के लिए, ये अपने आप में पूरा है, एक मॉलिक्यूल है। हेंस दिस टाइप ऑफ कोवेलेंस कंपाउंड्स, इसको हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड के बीच का डिफरेंस, या हम इसको मॉलिक्यूलर, इसको हम फार्मूला यूनिट बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। ये डिफरेंस है आपका हमारे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स या कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड के बीच का। इसको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट और इसको हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे तो हम कॉमन टर्म्स ही यूज़ करने लगते हैं, हम लोग बेसिकली हम सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला ही बोलते हैं, लेकिन आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। लोग रेगुलर में यूज़ करने में हम सोडियम क्लोराइड का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेते हैं और हम कैल्शियम क्लोराइड का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला ही बोलते हैं, बट एक्चुअली में आयनिक कंपाउंड्स के केस में देयर इज़ नथिंग कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला, देयर इज़ वर्ड फार्मूला यूनिट, and in the case of covalent compounds the word molecular formula is used.
अब बात ये कि मैंने ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और फार्मूला यूनिट वर्ड आपको क्यों बताया। एक तो आपको इसका डिफरेंस भी जानना चाहिए, यू मस्ट नो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फार्मूला यूनिट एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। और दूसरी बात कि अब हम मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन सीखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट अ मॉलिक्यूलर मास। कहने को तो हम सोडियम क्लोराइड का भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे, चूँकि रोज़मर्रा के वर्ड्स में हम सोडियम क्लोराइड का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला ही बोलते हैं, बट एक्चुअली आयनिक कंपाउंड्स के लिए जो वर्ड, जब हम कोवैलेंट कंपाउंड्स का मास कैलकुलेट करते हैं या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का मास कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। और हम आयनिक कंपाउंड्स का जब मास कैलकुलेट करते हैं या फार्मूला यूनिट का, तो हम कहते हैं फार्मूला मास का भी वही मतलब है कि हम आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखने के समय, आयनिक कंपाउंड्स का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, और उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको जब हम मास निकालते हैं, उस फॉर्मूला का जो मास निकालते हैं वही कहलाता है फॉर्मूला मास। चूँकि वहाँ कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड नहीं है, दैट इज़ देयर इज़ नो मॉलिक्यूल, देयर इज़ सिंपली अ फॉर्मूला यूनिट, तो वहाँ मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं और यहाँ हम फॉर्मूला मास बोलते हैं। हमने जो फॉर्मूला लिखा है उसका मास कितना है, हमने जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में तो एक मॉलिक्यूल का निकालेंगे, आयनिक कंपाउंड्स के केस में चूँकि हम फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं तो वहाँ जो मास होता है उसको हम फॉर्मूला मास बोलते हैं। हमने जो फॉर्मूला लिखा है उसके बेसिस पे जो हम मास कैलकुलेट करेंगे उसको हम कहते हैं फॉर्मूला मास। तो अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है फॉर्मूला यूनिट। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। So see you next class. Thank you.